Jai Hind everyone and welcome you all in our online classes of Shri Ram Public School. I am your civic subject teacher. Welcome you all in this class. So in our last class we had completed the reading of first chapter. Chapter 1. ये हमारा कंप्लीट हो गया था एक्सप्लेनेशन के साथ में. इसमें हमने पढ़ा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, है ना. ये इक्वालिटी क्या होती है और किन बेसिस पर इक्वालिटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यानी एवरी सिटीज़न को क्या राइट्स दिए हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्वालिटी, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर ब्रीफली इस चैप्टर में जानी. ठीक. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दैट. See, first chapter is in a democracy, why is universal adult franchise important? पहला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इम्पॉर्टेंट क्यों है. हाँ, तो आंसर आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है. द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में, ये आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल द डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है ये सारी डेमोक्रेसीज़ के लिए. और इसका मतलब ये है कि चाहे वो उनकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या कुछ भी सोशल बैकग्राउंड जो भी है उनका, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब के मतलब इन सब को छोड़कर, इन सब के अलावा उनको एक राइट जो इक्वल टर्म में मिलना चाहिए, वो है उनका इक्वल वोटिंग राइट. ओके. नेक्स्ट आ गया, बाय वोटिंग राइट द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग देयर गवर्नमेंट. यानी नेक्स्ट रीज़न हो गया आपका क्या कि बाय वोटिंग राइट, अपने जो वोटिंग राइट है उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में. हाँ. उसके बाद में इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 आप किसी भी कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी भी सोसाइटी के बिलोंगिंग हो, या फिर आप रिच है या पुअर है, यानी इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है आपका, कुछ भी देखे बिना 18 ईयर्स के से अबव होते साथ ही अगर आप उस कंट्री के सिटीज़न हैं तो आपको वोटिंग राइट ऑटोमेटिकली मिल जाता है. ठीक है. तो ये क्या है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी ग्राउंड्स पर नहीं किया जा रहा. ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड वन आ जाइए. सेकंड क्वेश्चन है, री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट टू वेज इन विच दिस आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी. तो किस तरह से आर्टिकल 15 जो हमने लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था, उसमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनइक्वालिटी से रिलेटेड हमें एड्रेस करनी है. मतलब क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं. तो आर्टिकल 15 के हिसाब से चाहे जो भी इंडियन सिटीज़न है, ऑल द इंडियन सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन all the citizens of India can go to public places like shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment. ऐसी कोई भी जो भी पब्लिक प्लेसेस है, अब ये नहीं कि आपको राइट मिल गया है तो आप किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाओगे, इट इज़ नॉट एट ऑल वैलिड. लेकिन हाँ, आप किसी पार्क में जो कि पब्लिक पार्क है, आप वहाँ एंट्री ले सकते हो. हाँ, कोई टेम्पल है वहाँ एंट्री ले सकते हो. कोई शॉप है, अगर आपकी इच्छा है वहाँ कुछ ख़रीदारी करने की, तो आपको किसी कास्ट, रिलीजन या किसी भी मतलब सोशल बैकग्राउंड के होने की वजह से आपको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता. इफ़ यू हैव मनी टू बाय दैट थिंग, यू कैन बाय दैट थिंग. आप उसको ख़रीद सकते हो. तो इस तरह से इन सब के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. इसके बाद में आर्टिकल 15 ये भी बताता है, also specifically mention that any citizen irrespective of his or her backgrounds can use well, tank, bathing guards और roads and places of public resorts. हाँ, जो भी है, चाहे जो जैसे कुआं है गांव का एक, जो कि किसी का पर्सनल नहीं लेकिन हाँ सार्वजनिक कुआं है, तो उसमें से जो भी लोग हैं वो उस कुएं से पानी ले सकते हैं. उस गांव के हर सिटीज़न का उस पर राइट है.
उसमें से किसी को कोई मना नहीं कर सकता कि आप ये छोटी जाति के हैं तो यू कैन नॉट टेक वाटर फ्रॉम दिस वेल। और इस तरह से जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ की चीज़ें हैं उनको कोई भी पर्सन किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करके दूसरे सिटीज़न को देने से या दूसरे सिटीज़न को उससे कुछ बेनिफिट लेने से मना नहीं कर सकता। ओके, सो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. Here it is, question number 3. See, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? इट इज यस, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि's एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारीज। किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस था वो अंसारीज के इक्वल था। आपको याद होगा, अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपने अपने पिछले वीडियोस में मेरे देखा होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे वो जब छोटे थे तो क्योंकि वो एक छोटी कास्ट से, एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको उनके स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। उनको वहाँ के जो हेडमास्टर और टीचर्स थे वो लोग क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, उन्हें और बच्चों से अलग बैठाते थे और मैट पर ना बैठाकर उनको ज़मीन पर बैठाया जाता था। उनसे फिर लेटर ऑन उनको क्लास से निकाल कर पूरे स्कूल की सफाई करवाई जाती थी। ये सब डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुए, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में क्या हुआ कि अंसारी का एग्ज़ाम्पल आया, अंसारी फैमिली का, जो कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से, जस्ट बिकॉज कि उनका रिलीजन मुस्लिम था, कोई और रिलीजन नहीं था, जो कि उस शहर में मेजॉरिटी लोगों का रिलीजन था, वो इनका रिलीजन नहीं था, वो इनका धर्म नहीं था। और इसी वजह से इनको कोई भी लोग अपने यहाँ पर जो है हाउस रेंट पर देने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपको ये बताना है कि क्या सिमिलैरिटीज़ थी दोनों के बीच में। तो ऑब्वियसली सिमिलैरिटीज़ थी, दोनों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ फैक्टर्स आपको मैंने दिए हुए हैं। यहाँ पर डिग्निटी, दोनों लोगों का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो क्या हुआ, उसको नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी बेइज्जती ही हुई ना कि हम आपको ये चीज़ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ से बिलोंग करते, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं या आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी इज ट्रीटेड अनइक्वली बाय देयर फेलो सिटीजन। और दोनों को ही क्या हुआ, अपने जो बराबर के जो दूसरे नागरिक थे, अपने साथ में रहने वाले सोसाइटी के दूसरे लोग, उन दोनों से ही उनको अनइक्वालिटी मिली, है ना। उसके बाद में दोनों को ही सफ़र करना पड़ा अनईक्वल ट्रीटमेंट की वजह से, और दोनों को ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट, बोथ दिस इंसिडेंट आल्सो शो दैट दो द लॉ एनफोर्सेस इक्वालिटी। हाँ, ये दोनों ही चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि भाई हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपको कानून के हिसाब से अधिकार हर एक नागरिक को बराबर मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। आज भी हम लोग सबको समानता का अधिकार एक बराबर नहीं देते हैं, ठीक है। हम लोग खुद क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रेस्पेक्ट। दोनों लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट क्या हुई, बहुत बुरी तरह से हार्म हुई, हर्ट हुई, ठीक है। तो इट वाज योर थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आ जाइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं। इस क्वेश्चन से क्या मतलब है, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी किसी डेमोक्रेसी में क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर आपको ये चीज़ बतानी है। तो क्यों ज़रूरी है ये देखिए आप, द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ये क्या है, मीन्स एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, जो कि फर्स्ट सिटीजन कंसीडर किया गया है डेमोक्रेसी में। प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन है वो हमारे देश के, ठीक है, प्रथम नागरिक है। तो उतनी हायर पोजीशन वाले पर्सन को भी, और अलॉन्ग विद हिम आप कंपेयर करिए एक ऑर्डिनरी सिटीजन, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, हम सभी क्या हैं, लॉ के हिसाब से बराबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बराबर हैं। हम सभी को एक बराबर सारे नियम और सारे कानूनों का पालन करना होगा, ठीक है। अगर कोई गलती मुझसे होती है और सेम जो ऑफेंस है, सेम
लॉ ब्रेकिंग, जो रूल ब्रेकिंग काम है वो प्रेसिडेंट के थ्रू भी होता है, तो हम दोनों को ही पनिशमेंट जो है वो एक बराबर मिलने का प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। अब इसके बाद क्यों है ये इतनी बराबरी, मतलब इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है, इसके रीज़न देख लीजिए। क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वालिटी के बिना नहीं चल सकती, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होती है हमेशा इक्वालिटी। ठीक है। उसके बाद में ये जो है लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो अपने आप को क्या कर सकें, डेवलप, पब्लिक कोर्ट में अपने आप को एक बराबर डिफेंड कर सकें। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद इट enshores दैट द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स एंड फुलफिल देम। यानी ये हमें ये भरोसा दिलाती है कि क्योंकि हम सब एक बराबर हैं, तो चाहे कोई भी सरकार आए वो हमें हमारी देखभाल करने के लिए और हमारे लिए पब्लिक रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी कि कोई और दूसरी गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो इंश्योर दैट नो वन विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस फॉर सेम क्राइम, जो मैंने अभी बताया। अगर सेम क्राइम किसी भी, चाहे वो कोई छोटा पर्सन है, छोटा इन द सेंस कोई गरीब है कोई अमीर है, तभी भी कोई अगर क्राइम हुआ है, दोनों लोगों से सेम क्राइम हुआ है, तो उसके लिए सज़ा भी दोनों लोगों को सेम मिलेगी, उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसी से सही जो एक ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेसी है वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 में। ये लॉ जो है वो ये कहता है कि डिसेबिलिटीज़ को इक्वल राइट्स हैं। डिसेबल कौन होते हैं? जिनकी बॉडी का कोई एक ऑर्गन किसी तरह से भी किसी भी वजह से ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो लोग डिसेबल माने जाते हैं। लेकिन डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 के हिसाब से उन लोगों को भी हमारे बराबर इक्वल राइट्स हैं, और गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। और इसलिए गवर्नमेंट को पूरा मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन लोगों का सोसाइटी में फुल पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर करे, मतलब सुनिश्चित करे। अब किस तरह से वो होगा, देखो आप लोगों ने आसपास में देखा होगा अपने, काफ़ी जो डिसेबल लोग हैं वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई टीचर हैं, कोई जॉब कर रहे हैं। तो ये क्या है, जॉब्स में आपको रिजर्वेशन मिल जाता है डिसेबल लोगों के लिए। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा असिस्टेंट मिल जाती है, एक हेल्प मिल जाती है कि आप जाइए, आपके लिए यहाँ पर एक सीट रिजर्व है, आप वहाँ पर जॉब कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से उनको भी हेल्प मिल जाती है ताकि वो भी सोसाइटी में इक्वल स्टेटस के साथ रह सकें। गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज़ इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स। और इसके साथ में एक और प्रोविज़न था कि गवर्नमेंट को इन बच्चों को फ्री में एजुकेशन देनी थी, और साथ में इन लोगों को मेन जो बच्चे, जैसे आप लोग जो जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, जो कि ये कहलाते हैं आपके मेन स्ट्रीम स्कूल्स, जहाँ पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं एकदम हेल्दी स्टूडेंट्स, है ना। तो इन स्टूडेंट्स के साथ उन डिसेबल स्टूडेंट्स को मिलाकर एक बराबर इक्वल मैनर में पढ़ाया जाए। उनके लिए कोई भेदभाव नहीं कि आप इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, आपको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होगा। ठीक है। दिस लॉ, हियर इज द क्वेश्चन, this law also states that all public places including buildings, schools, etc. should be accessible and provided with ramps. तो ये जो लॉ है वो ये कहता है कि चाहे जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें डिसेबल लोगों को कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा, उनको भी इक्वल राइट के हिसाब से घूमने फिरने का अधिकार होगा। ठीक। तो ये हो गया आपका डिसेबिलिटीज़ एक्ट। अब ये जो पैराग्राफ है ये पढ़कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर क्या देना है कि थिंक अबाउट द बॉय हु इज़ बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर्स। यानी आप एक ऐसे लड़के के बारे में सोचिए जिसको कि सीढ़ियों से पकड़ कर लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि वो चल सकने में असमर्थ है, यानी हो सकता है देख नहीं पा रहा हो सकता है चल नहीं पा रहा हो, किसी भी तरह से वो डिसेबल है।
ठीक है. डू यू थिंक द लॉ इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस? और क्या आपको लगता है कि इस तरह से, मतलब अगर उसको पकड़ कर ले जाया जा रहा है सीढ़ियों पर, तो क्या वो यहाँ पर वो जो डिसेबिलिटीज़ एक्ट है वो लागू हो रहा है? व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग्स मोर एक्सेसिबल फॉर देम? और उनके लिए उनके आने जाने में आसानी हो, बिना किसी का सपोर्ट लिए वो लोग भी आ जा सकें बिल्डिंग में, इसके लिए उनको क्या किया जाना चाहिए, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए. ठीक है. हाउ वुड ही his be carried down the stairs affect his dignity as well as his safety? और उसको इस तरह से, मतलब किस तरह से उनको ले जाया जाए ताकि उसकी डिग्निटी, उसको भी ये महसूस ना हो कि मैं डिसेबल हूँ, उसकी डिग्निटी भी मेंटेन रहे और उसकी सेफ्टी भी मेंटेन रहे. भाई डिग्निटी मेंटेन करने के लिए ये कि कोई उसको सपोर्ट ना दो, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, वो बेचारा गिर सकता है ना. तो इस तरह से उसको डिग्निटी भी मेंटेन करनी है, उसको फील नहीं करवाना है कि वो डिसेबल है, और साथ में उसकी सेफ्टी भी कंप्लीट रहे. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, नो द डिसेबिलिटीज़ एक्ट इज़ नॉट बीइंग फॉलोड हेयर. यहाँ पर डिसेबिलिटीज़ एक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये वायलेशन है आर्टिकल 15 का. फिजिकली डिसेबल पर्सन को क्या होना चाहिए, ऐसी जगहों पर शुड बी एबल टू एक्सेस पब्लिक प्लेसेस. ऐसे ही होनी चाहिए वो पब्लिक प्लेसेस कि वहाँ पर जो भी ये डिसेबल लोग हैं वो भी आराम से खुद बिना किसी सपोर्ट के जा सकें और सुरक्षित तरीके से जा सकें. वहाँ पर हर हर बिल्डिंग में प्रॉपर रैम्प्स होने चाहिए. रैम्प्स क्या होते हैं? रैंप होते हैं फ्लैट, एक आपने देखा होगा कई बिल्डिंग्स में, या घर जो थोड़े से भी ऊंचे होते हैं उनमें एक प्लेन ऐसे स्लोप टाइप बना हुआ होता है ना. उसमें स्टेयर्स नहीं होती हैं, सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, स्लोप बना हुआ होता है, जिनसे कई बार आपने देखा होगा बाइक या स्कूटर वगैरह या कार वगैरह चढ़ाई जाती है. ठीक है. तो इसी इसी चीज़ को बोलते हैं रैम्प्स, जहाँ पर क्या करते हैं, जो डिसेबल लोग हैं वो भी आराम से उस चीज़ को टोते हुए आराम से जा सकते हैं. एक ढलान बना दी जाए. ठीक है. द वे द बॉय इज़ बीइंग कैरिड डाउन द स्टेयर अफेक्ट्स हिज डिग्निटी. और अगर उसको पकड़ कर, उस लड़के को पकड़ कर सीढ़ियों से ले जाया जा रहा है, तो फॉर श्योर उसको ये फील होगा, उसकी डिग्निटी को हार्म होगा. उस लड़के को ये फील होगा कि मैं डिसेबल हूँ, मैं ये कर सकने में अक्षम हूँ, है ना. इस वजह से मुझे सपोर्ट दिया जा रहा है. तो अगर ऐसा नहीं किया जाए, अगर उसके लिए कुछ इस तरह का बनाया ही जाए जहाँ पर वो रिस्पेक्टफुली बिना किसी सपोर्ट के खुद से वहाँ जा सके बिल्डिंग के अंदर, तो उसके लिए कितना अच्छा होगा. तो उसके बाद में, बिसाइड दिस मैथड इज़ नॉट सेफ, इट अफेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ द बॉय. ये सेफ भी नहीं था और डिग्निटी को भी हार्म करता था. द चैरिटी बेस्ड अप्रोच हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉयज़ माइंड. और ये जो दयालु भाव है, ये कहीं ना कहीं उस लड़के की माइंड पर एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा है. उसको ये फील करवा रहा है कि वो ये काम करने में डिसेबल है. ठीक है. तो ये जो चीज़ें हैं, राइट बेस्ड अप्रोच, दैट इज़ ऑल पर्सन बिलीव दैट दे हैव इक्वल शेयर ऑफ ऑल पब्लिक रिसोर्सेज. उसमें उन्हें किसी की दया या किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है. तो दैट इज़ द आंसर ऑफ योर फिफ्थ क्वेश्चन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. That's all for today. You have to write down the question answers of this chapter in your notebook, and I will provide you the PDF of this chapter. और PDF से देख देख कर आप लोग क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं. Along with this, you have to learn and write the question answers of this chapter. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको करनी है. That is your homework. Now the message is, stay home, stay safe and study well. That's all for today. Thank you and have a good day.